फ्यूचर में सभी जेल्स का कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के पास चला जाएगा और ये कंपनियां अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए कैदियों की जिंदगी तक खरीद लेंगी और उन कैदियों का इस्तेमाल अमीर लोग के मनोरंजन के लिए करेंगी। कहानी की शुरुआत में कुछ कैदियों को एक ऐसी जेल में लाया जाता है और उनको एक लाइन में खड़ा करके उनसे पूछा जाता है कि वो क्या जुर्म करके यहाँ पे सजा काटने आए हैं। इन कैदियों में एक रिकी नाम का 20 साल का लड़का भी था जिसे हत्या के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई थी और वो बाकियों की तरह नहीं था। गार्ड्स की बातें ना मानकर वो अपने तरीके से जीता था और इसी वजह से वो गार्ड्स को पसंद नहीं आता। और जैसे उसके बारे में मेटल डिटेक्टर बजा तो गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। उसके शरीर का एक्सरे निकाला गया जिससे पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर कई सारे बुलेट्स हैं। और जब उससे पूछा गया कि तुमने ये डॉक्टर से निकलवाया क्यों नहीं, तो रिकी ने कहा कि तोहफा है उस आदमी की तरफ से जिसका मैंने कत्ल किया है। और जवाब सुनने के बाद किसी की आगे सुनने की हिम्मत ना हुई। इस जेल को 4 हिस्सों में बांटा गया था और हर हिस्से का एक वार्डन भी था जो जेलर के साथ मिलकर काम करता था। एक दिन सैमुअल नाम का एक आदमी एक बूढ़े आदमी को सता रहा था, उसे परेशान कर रहा था और इसी दौरान वो बूढ़े आदमी की नाक तोड़ देता है। आवाजें सुन के जब गार्ड वहाँ पे आया तो उसे पता चला कि ये सब सैमुअल ने किया है, तो चुपचाप वहाँ से चला गया। रिकी दरवाजे पे खड़ा ये सब देख रहा था। उसने टांग अड़ाकर उसे कीलें ठुकी हुई एक लकड़ी पे गिरा दिया जिससे सैमुअल का आधा चेहरा ठुक गया। सैमुअल के चमचों ने रिकी को डराने की कोशिश करी लेकिन उसके सिर्फ एक बार घूरने पे वो डर गए। मरहम पट्टी के बाद सैमुअल रिकी से बदला लेने की सोचता है लेकिन वो जानता है कि वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जेल के सबसे बड़े कातिल को रिकी को मारने की सुपारी देता है। लोग उसे कटप्पा के नाम से बुलाते थे और कटप्पा आज तक 200 कैदियों को मौत के घाट उतार चुका है। सैमुअल ने घाट को पैसे देकर कटप्पा को बाहर निकलवाया और अगले दिन कटप्पा ने रिकी को अकेले देकर उसे पीटना शुरू किया लेकिन रिकी के एक मुक्के से कटप्पा की आंतड़ियां बाहर आ गई। जब सैमुअल ने भी बीच में आने की जरूरत की तो रिकी ने इतने जोर से मुक्का मारा कि वो उसके पेट के आर पार हो गया और सैमुअल भी मारा गया। इसके बाद जब गार्ड रिकी को लेकर जा रहे थे तो वेस्ट विंग का लीडर मिस्टर घोंचू उससे मिलने आता है। घोंचू ने रिकी को अपनी गैंग में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया और रिकी ने उसकी गैंग में जाना सही समझा। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें रिकी की बीती जिंदगी दिखाई जाती है। उसके माँ बाप के मरने के बाद वो एक अनाथ आश्रम में रह रहा था। एक दिन जब उनकी कब्र पे गया तो वहाँ उसके चाचा मिले। उसके चाचा एक बहुत बड़े कुंफू मास्टर थे, इसलिए उन्होंने रिकी को कुंफू सिखाना शुरू कर दिया और वो हर रोज कब्रिस्तान में ट्रेनिंग करने लगे। समय के साथ साथ रिकी बहुत शक्तिशाली हो गया और जब उसने अपने सीने से एक पत्थर को तोड़ दिया तब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। और अब कहानी आती है वर्तमान समय में, जहाँ रिकी को वार्डन के असिस्टेंट हुक के पास ले जाया जाता है। जैसे उसका नाम था उसी तरह उसके दाएं हाथ पे हुक लगा था। जब गार्ड ने बताया कि रिकी ने क्या किया है तो हुक गुस्से से भर गया और उसने अपने हाथ को रिकी के हाथ में गाड़ दिया और उसकी ताकत का राज पूछा। जवाब ना देने पे उसने रिकी की गर्लफ्रेंड की फोटो निकाली और उसकी बेइज्जती करने लगा और ये सब रिकी को अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से में आके हुक के टेबल को तोड़ दिया और कहा कि अगर जिंदा रहना है तो अपने काम से काम रखो। अब फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हम रिकी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं। 1 साल पहले उसकी जिंदगी बहुत हसीन थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। वो दोनों जल्दी शादी करने वाले थे लेकिन शायद ये किस्मत को मंजूर नहीं था। एक रात जब वो घर जा रही थी तो उसने कुछ गुंडों को स्कूल के बच्चों में अफीम बांटते देखा और उन्होंने भी रिकी की गर्लफ्रेंड को देख लिया और उसे पकड़कर अपने बॉस के पास ले गए। लेकिन वहाँ से वो किसी तरह से भाग निकली पर ऊपर अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और छत से गिरने से उसकी मौत हो गई। रिकी की पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई। वो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए गैंग के लीडर के पास गया। लीडर ने रिकी पे कई गोलियां चलाई और गोलियां रिकी को लगी भी, लेकिन रिया को खोने के दर्द के सामने ये कुछ भी नहीं था और उसने एक ही मुक्के में उसे परलोक भेज दिया और इसी वजह से उसे जेल हो गई। इसके बाद हम वर्तमान समय में देखते हैं कि वेस्ट विंग के कैदियों ने सैमुअल के चमचे पे हमला कर दिया क्योंकि सैमुअल के दम पे वो सबको बहुत परेशान करता था। पर अब जब उसका बॉस नहीं रहा तो सब उससे बदला लेना चाहते हैं। तभी घोंचू ने वहाँ पे आके उनको रोका लेकिन जब उसके कहने पे सोनू नाम का कैदी नहीं रुका तो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उसने सोनू को मारा और बाहर एक क्रॉस पे लटका दिया। उसने सबको खुली चुनौती दी कि अगर कोई भी उसके विरुद्ध जाकर सोनू को बचाना चाहता है तो सामने आए। उसके दोस्त उसे बचाना तो चाहते थे लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घोंचू का मुकाबला करे। लेकिन रिकी मैदान में आया और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हुई। घोंचू ने एक पाउडर रिकी की आंखों में डाल दिया जिससे उसकी आंखों से खून आने लगा और मौके का फायदा उठाकर उसने रिकी के हाथ की नस भी काट दी जिसकी वजह से उसका हाथ पैरालाइज हो गया। रिकी ने पानी के फवारे में अपनी आंखें धोई
और अपनी नसों को बांधकर फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि घोंचू की आंख निकल के बाहर आ गई। अपने आप को हारता देखकर घोंचू ने अपने पेट पर कट लगाया और अपने पेट से आंतड़ियां निकालकर उसका फंदा बनाकर रिकी को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम रही। रिकी ने उसकी खोपड़ी पे मुक्का मारा और अब घोंचू चल बसा और इसी तरह से रिकी ने सोनू को बचाया। अगले दिन रिकी धीरज नाम के एक आदमी से मिलता है। एक लीडर ने उसकी जीभ काट दी थी जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता और ये सब देखकर रिकी उसे अपनी बांसुरी देता है ताकि उसे ऐसा न लगे कि वो कुछ बोल नहीं सकता। अब वो बांसुरी के जरिए अपने दोस्तों से बात कर सकता है। खुश होकर धीरज ने रिकी को कुछ अफीम के पत्ते दिए। पूछने में पता चला कि जेल के साउथ विंग का लीडर और हुक मिलकर अफीम की खेती कर रहे हैं, जिसे बाद में स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को बेचा जाता है। और रिकी की गर्लफ्रेंड की मौत का कारण भी अफीम था, इसलिए अफीम की खेती को रोकना अब रिकी का मकसद बन चुका था। कुछ दिन बाद उन गैंग के लीडर्स को धीरज और रिकी की दोस्ती का पता चल जाता है, इसलिए उन्होंने उसे घिनौने तरीके से मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दिया ताकि वो सबके लिए सबक बन जाए। रिकी को अपने नई दोस्त की मौत पे बहुत दुख हुआ और उस रात उसने पूरी अफीम की खेती में आग लगा दी। तीनों लीडर वहाँ पे आए और रिकी से लड़ने लगे। साउथ लीडर का दिमाग बहुत तेज था, नॉर्थ लीडर तेज धार वाली तारों से लड़ने में माहिर था और ईस्ट लीडर उन सबसे ज्यादा ताकतवर था। उन तीनों ने मिलकर रिकी को बंदी बना लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ईस्ट विंग का लीडर रिकी को मारने पहुंचा, मगर तभी उनका कमरा एक खास तरह की गीले सीमेंट से भर गया। लेकिन किसी तरह से रिकी ने अपनी और लीडर की जान बचाई, पर इससे पहले कि वो हुक को छू भी पाता उसके शरीर पे लगी सीमेंट सख्त होने लगी और उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ गया। अगले दिन जेल का वार्डन अपने पिघड़ेल बेटे ठुलठुला के साथ वापस लौटा। मोटा होने की वजह से उसका बेटा कारपेट पे फिसल के गिर गया और उन जल्लादों ने कारपेट बिछाने वाले की जान ले ली। और जब उसने अफीम की खेती जलने की बात सुनी तो उसका खून खोल उठा और हुक उसे रिकी के पास ले गया। रिकी का शरीर अभी भी सीमेंट में जकड़ा हुआ था, लेकिन उसने वार्डन को देखकर सीमेंट तोड़ डाली और उसने वार्डन का गला पकड़कर उसे चेतावनी दी कि अफीम की खेती करने वालों का वो नामो निशान मिटा देगा। और तभी ईस्ट विंग के लीडर ने रिकी को रोका। वो इतना ताकतवर था कि उसने लोहे की सलाखों को मोड़कर रिकी के हाथ बांध दिए। वो वार्डन और उसके बेटे ठुलठुला के मनोरंजन के लिए रिकी को बुरी तरह से पीटने लगा। इस दौरान रिकी को चिढ़ाने के लिए उसने उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लिया और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर रिकी के अंदर का ज्वाला फूट पड़ा। पहले तो उसने अपने हाथों को सलाखों से निकाला, फिर अपनी पूरी ताकत से ईस्ट विंग के लीडर के गले पे मुक्का मारा और वो एक ही मुक्के में चल बसा। लेकिन इससे पहले कि वो वार्डन तक पहुंच पाता, वो लोहे से बनी छत नीचे आने लगी, पर किसी तरह से रिकी वहां से बच निकला, लेकिन बाहर आकर वो वार्डन के आखिरी जाल में फंस गया। अगले दिन उसे जमीन में बनाए एक गड्ढे में रखा गया और बंदूक की नोक पे सभी कैदियों को उस गड्ढे को भरने के लिए कहा और कैदियों ने डरते डरते उस गड्ढे को भर दिया। रिकी को सांस लेने के लिए सिर्फ एक बांस की लकड़ी दी गई और वो एक हफ्ते तक गड्ढे में दबा रहा। अगले दिन वार्डन ने उसकी लाश को बाहर निकालने का हुक्म दिया ताकि सबको पता चल जाए कि उनके खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो बिल्कुल ठीक था और वो बहुत गुस्से में था। लेकिन एक हफ्ते तक बिना खाना और बिना पानी के रिकी का शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था, इसलिए साउथ विंग के लीडर ने उसे सिर्फ एक ही वार में नॉकआउट कर दिया। और जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने आप को मौत के शिकंजे में पाता है और यहाँ से अगर वो जरा सा भी हिलता है तो उसका मरना संभव है। लेकिन वार्डन उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि अब वो उसकी ताकत से इम्प्रेस हो चुका है, इसलिए वो उसे अपने साथ मिल जाने का ऑफर देता है। लेकिन रिकी उसके ऑफर को ठुकरा देता है और ऑफर ना मानने पर उसे बहुत टॉर्चर करता है। साउथ विंग के लीडर ने उसके मुंह में ब्लेड भर दिए और उसके मुंह पे जोर जोर से मुक्के मारने लगा और जब वो मुक्के मारते मारते थक गया तब रिकी ने वो ब्लेड उसके मुंह पे दे मारे। इसके बाद हम देखते हैं कि रात के समय में एक कैदी रिकी को खाना देता है और उसे हिम्मत ना हारने को कहता है। तभी थोड़ी देर बाद हुक रिकी को देखने पहुंचा, जहाँ पे रिकी ने उसकी इकलौती बची कुची आग भी फोड़ दी और देखते देखते सारे कैदी रिकी के साथ हो जाते हैं और वार्डन के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। वही हम वार्डन को देखते हैं जो अपने बेटे ठुलठुला को खाना खिलाने में व्यस्त था और तभी रिकी वहाँ पे पहुंच जाता है और नॉर्थ लीडर और साउथ लीडर भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो दोनों रिकी पे हमला करते हैं, लेकिन इस बार रिकी मात खाने वाला नहीं था। रिकी ने साउथ विंग के लीडर को इतनी बेरहमी से मारा कि नॉर्थ वाला तो उसे देख के भाग गया। ऐसा लग रहा था कि अब वार्डन रिकी के हाथों से नहीं बचेगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वार्डन एक विशालकाय राक्षस में बदल जाता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और अब राक्षस के आगे रिकी कमजोर पड़ रहा था, इसलिए रिकी ने अपनी ताकत को छोड़कर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने उसे मीट ग्राइंडर में डाल दिया और वार्डन की कहानी यहीं पे खत्म हो गई। अंत में हम देखते हैं कि रिकी ने जेल की दीवारों को तोड़कर सारे कैदियों को आजाद कर दिया।